नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्यिक विस्तार को किस तरह से अंजाम दिया, कैसे उसने अलग अलग क्षेत्रों को जीता। उन सारे घटनाक्रमों को हम देखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। लिंक के माध्यम से आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। हम जो वंशों का क्रम है उनको देख लेते हैं। तो खिलजी वंश हम देख रहे हैं, उसके बाद हम तुगलक वंश देखेंगे, फिर सैयद, लोदी, ये तीन आप याद रखिए। खिलजी को हम लगातार देख रहे हैं। उसके बाद मुगल, मुगल के बाद सूरी और सूरी के बाद फिर से मुगल वंश। अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन का जो साम्राज्यिक विस्तार है वह किस प्रकार से होता है। जैसे ही अलाउद्दीन सत्ता को संभालता है तो यह जलालुद्दीन की नीतियों के विरुद्ध काम करता है, क्योंकि जलालुद्दीन की नीति यह थी कि वह बिना वजह किसी का रक्त बहाना नहीं चाहता है। वह कहता है कि वह बिना वजह मुसलमानों का रक्त बहाना नहीं चाहता था। उसका यह भी कारण था कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर रहा था और युद्ध से वह कहीं न कहीं पीछे हो रहा था। उसी नीति के कारण ही अलाउद्दीन जलालुद्दीन की हत्या करता है और सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। सिंहासन पर अधिकार से पहले वह कड़ा का सूबेदार था। उसी दौरान 1292 में उसने मालवा पर आक्रमण किया और जो भिलसा नगर है उसको इसने लूटा था। इसने कड़ा में ही स्वयं को सुल्तान घोषित किया, लेकिन अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया था। तो कड़ा में इसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया था, लेकिन राज्याभिषेक इसने दिल्ली में करवाया था। अलाउद्दीन का समकालीन अमीर खुसरो और उसके बाद का जो इसामी है, वह दोनों अलाउद्दीन को एक भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं। वह कहते हैं भाग्य ने अलाउद्दीन का बहुत साथ दिया और जिसके कारण वह एक सफल शासक सिद्ध हो सका। इसने उत्तर भारत में साम्राज्यिक विस्तार किया। पंजाब का क्षेत्र, सिंध का क्षेत्र और वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसके डायरेक्ट कंट्रोल में हमको दिखता है। मध्य भारत में चंदेरी, एलिचपुर, उज्जैन और मांडू, यहाँ पर इसने अपने प्रशासक नियुक्त किए और उनके माध्यम से यह कंट्रोल कर रहा था। तो पंजाब का क्षेत्र, सिंध का क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र यह इसके डायरेक्ट कंट्रोल में था। मध्य भारत के क्षेत्र वह इसके इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे, मतलब वहां पर इसने अपने प्रशासकों की नियुक्ति की थी। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर इसने अधीनता स्वीकार करवाई और उनसे यह बहुत सारा धन ले आता है। इसके साथ हम देखते हैं कि 1303 में जब यह चित्तौड़ को जीतता है तो यह अलग तरह का परिवर्तन है, क्योंकि इससे पहले इसने किसी सुल्तान को नहीं जीता था या डायरेक्ट किसी राजा को नहीं जीता था। और हम देख पाते हैं कि ज्यादातर यह लूट मार करता था, लेकिन पहली बार चित्तौड़ के आक्रमण से यह किसी सुल्तान को पराजित करता है। चित्तौड़ को जीतने के बाद अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर चित्तौड़ का नाम यह खिज्राबाद रख देता है। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी हिस्सा लिया था। यह अमीर खुसरो वही है जिसने रानी पद्मावती के विषय में लिखा है, लेकिन लिखा किस नाम से है? सुलेमान सेवा के नाम से। इसी को बाद में आधार बनाया जाएगा जब लिखा जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। तो अमीर खुसरो का ग्रंथ है सुलेमान सेवा, जिसमें रानी पद्मावती के विषय में इसने लिखा है। उत्तर भारत में जब हम देखते हैं तो जो जालौर अभियान है, यही अलाउद्दीन का सबसे अंतिम अभियान हमको दिखता है। और यहाँ का जो शासक है कन्होदेव या कृष्णदेव तृतीय, वहां पर इसका द्वंद्व हुआ। जालौर अभियान में हम देखते हैं कि 1311 में यह अभियान हुआ और इस अभियान का नेतृत्व मलिक शाहीन ने किया था। मलिक शाहीन था कौन? यह एक दासी पुत्र था, मतलब अलाउद्दीन पिता था और एक दासी का यह पुत्र था, और उसी के नेतृत्व में जालौर अभियान को अंजाम दिया गया। 1301 में इसने रणथंभौर को भी जीता था। तो इसने पहले गुजरात जीता, फिर रणथंभौर जीता और बाद में फिर इसने चित्तौड़ जीता। जो प्रमुख आक्रमण है और जो उनके तथ्य हैं वह आपको इसमें दिख जाएंगे। अब हम देख लेते हैं अन्य प्रमुख तथ्यों को। राजपूताना, यादव, होयसल और काकतीय, इन सबको मिलाकर कहते हैं करद राज्य, जिन पर अलाउद्दीन ने हमले किए हैं। गुजरात को इसने सल्तनत में शामिल किया था और पांड्य राजाओं पर भी इसने आक्रमण किया था, लेकिन पांड्यों के केस में आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने इसका आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं किया था। जब पांड्य साम्राज्य पर आक्रमण हुआ तो पांड्य राजा वहां से चले गए। अलाउद्दीन ने वहां लूटमार की। बाद में पांड्य राजाओं ने बहुत सारा धन भी दिया, लेकिन पांड्य राजाओं ने अधीनता स्वीकार नहीं की अलाउद्दीन की। यह तथ्य आप ध्यान रखिएगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कश्मीर यह दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में नहीं आए या एक स्वतंत्र सल्तनत के रूप में स्थापित रहे। अलाउद्दीन कहता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। अलाउद्दीन विजयों और शत्रु को मित्र बनाने की नीति पर भी काम करता था। तो यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिए। करद राज्य किसको कहते हैं यह देख लीजिए। गुजरात को इसने किस प्रकार जीता वह देखिए। पांड्य साम्राज्य ने अधीनता नहीं स्वीकार की, यह आप ध्यान रखेंगे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कश्मीर
सल्तनत के नियंत्रण में नहीं थे। राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। यह अलाउद्दीन की सोच थी। यह विजयों के माध्यम से, मतलब युद्ध के माध्यम से, और जो शत्रु हैं उनको मित्र बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। और इस नीति के कारण इसकी तुलना अकबर से भी की जाती है। अब हम देख लेते हैं घटनाक्रमों को कि इसने किस प्रकार से क्षेत्रों को जीता था। सबसे पहले हम देखेंगे देवगिरी के आक्रमण को। यह पहला मुस्लिम सेनापति था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। दक्षिण भारत मतलब देवगिरी पर। तो देवगिरी पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सेनापति था। यहाँ का जो शासक है वह था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव पड़ोसी राज्यों के साथ और आंतरिक समस्याओं के साथ घिरा हुआ था। इसका फायदा उठाया अलाउद्दीन ने और आक्रमण करके देवगिरी को इसने लूटा था। इस आक्रमण से रामचंद्र बाध्य हुए और उन्होंने यह तय किया कि जो भी आय एलिचपुर से प्राप्त होगी वह अलाउद्दीन को भेज दिया करेंगे। इसके बाद रामचंद्र को राय, रायन तथा चंदोमा की उपाधि प्रदान की गई। राय रायन अर्थात रायों का राजा। इसमें आप ध्यान रखेंगे यह उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि दक्षिण भारत में एक व्यवस्था चल रही थी, राय व्यवस्था। राय कहा जाता था उनको जो छोटे क्षेत्रों का राजा होता था। और राय रायन की उपाधि दी गई किसको? रामचंद्र देव को। अर्थात रामचंद्र देव एक ऐसा व्यक्ति बनाया गया जो बहुत सारे राजाओं का राजा है। और उन बहुत सारे राजाओं के राजा यानी रामचंद्र को पराजित किया किसने? अलाउद्दीन ने। और इसके कारण जो अलाउद्दीन का पद है वह बहुत बढ़ जाता है। इसके साथ हम देखते हैं जो आपकी चंडोवा की उपाधि है। यह उपाधि उन व्यक्तियों को दी जाती थी जिनका प्रशासनिक व्यवस्था पर और सैन्य व्यवस्था पर बड़े पदों पर अधिकार होता था। तो चंडोवा मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है, सैन्य व्यवस्था का बहुत बड़ा अधिकारी है, उसको यह उपाधि दी जाती थी। तो दोनों उपाधियां दी गई जिससे यह साबित किया गया कि एक बड़े साम्राज्य पर या एक बड़े शक्तिशाली नेतृत्वकर्ता पर अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया है। देवगिरी के विषय में थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है। यादव वंश का यहाँ पर उदय हुआ था 12वीं शताब्दी में और इन्होंने ही अपनी राजधानी सबसे पहली बार इसको बनाया था। यादव वंश जो राष्ट्रकूट वंश था और जो चालुक्य वंश था उनके उत्तराधिकारी थे। हालांकि जो यादव वंश था उसने सबसे पहले जो सिंधु नदी के निकट शिरपुर या वर्तमान बुल्ढाड़ा जिला है वहां पर अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन इनका एक राजा था सिंहड़ यादव, इसने देवगिरी में अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी। तो यादव वंश ने सबसे पहले देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। यादव वंश के काल में इस क्षेत्र का बहुत विकास हुआ। इस क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में यह लगातार विकसित होता रहा और बहुत सारे आर्थिक संसाधनों का केंद्र बन गया। यहीं पर हमको मिलेगा देवगिरी का किला। यह किला बहुत ऊंचाई पर स्थित था और इसको जीतना बहुत कठिन काम था। अलाउद्दीन ने 1296 में इस पर आक्रमण किया और इसको अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। हालांकि एक समझौते के तहत एक निश्चित राशि लगातार दी जाने लगी खिलजी वंश को, जिससे देवगिरी के यादव शासक अलाउद्दीन के अधीन रहकर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते रहे। बाद में आया तुगलक वंश और जो तुगलक वंश का राजा है मोहम्मद बिन तुगलक, इसने अपनी राजधानी ट्रांसफर की देवगिरी में। मतलब इसने देवगिरी पर अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी। और कारण क्या? यह चाहता था कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है और जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है उन दोनों पर यह नियंत्रण स्थापित रख पाए। उसके लिए यह राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद ट्रांसफर करता है। हालांकि इसका यह प्रयास विफल होता है और पानी की कमी के कारण राजधानी को फिर से दिल्ली ट्रांसफर करना पड़ता है। बाद में हम देखते हैं कि जब आता है आपका बहमनी और निजाम शाही शासन, उस समय भी यहाँ पर बहमनी साम्राज्य का अधिकार हुआ करता था। बाद में अहमदनगर के जो निजाम शाही शासक हैं वह इनके अधीन आया। तो 14वीं शताब्दी में बहमनी साम्राज्य ने देवगिरी पर अधिकार रखा। 16वीं शताब्दी में यह निजाम शाही शासकों के अधीन था। बाद में जब मराठा और मुगल दौर आया तो देवगिरी का किला है यह संघर्ष का केंद्र बना और 1633 आते आते जो शाहजहां है उसने इस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया। बाद में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को मुगलों से छीन लिया। तो यह देवगिरी का इतिहास है। इसी देवगिरी को इसने जीता था, इसने अलाउद्दीन ने, और वहां से वह नियमित कर लेने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान के रूप में इसने सबसे पहला आक्रमण कहां किया? गुजरात में। गुजरात में यह आक्रमण 1298 में होता है। वहां पर शासक कौन है? बघेल राजा राजपूर्ण कर्ण। इसी अभियान के दौरान, गुजरात अभियान के दौरान ही मलिक कफूर को पकड़ा गया था। आक्रमण का कारण क्या था? क्योंकि जो गुजरात का क्षेत्र वह बहुत सारे जो विद्रोही राजा हैं उनके सुरक्षित शरण स्थली के रूप में विकसित हो चुका था। या जो सल्तनत के विरोधी थे वह जाकर
गुजरात में शरण लेते थे। आर्थिक महत्व में देखें तो जो खंबात की खाड़ी है वह बहुत फेमस थी व्यापार के लिए। जो सोमनाथ मंदिर है वह बहुत फेमस था अपनी संपदाओं के लिए। कपड़ा का व्यवसाय, मोती का व्यवसाय, वह सारा कुछ गुजरात से नियंत्रित होता था। मतलब गुजरात बहुत लंबे समय से एक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था, एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। तो उस कारण भी गुजरात पर आक्रमण किया गया। वहीं जो राजा कर्ण है जो कि सोलंकी वंश के थे, वह अलाउद्दीन की अधीनता नहीं चाहते थे। मतलब इस क्षेत्र पर अलाउद्दीन का नियंत्रण हो या अलाउद्दीन का इनडायरेक्ट नियंत्रण भी हो, वह राजा कर्ण नहीं चाहते थे। इस कारण से भी अलाउद्दीन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो एक तो विद्रोही राजा यहाँ शरण ले रहे थे, दूसरा आर्थिक महत्व था, खंबात की खाड़ी थी, सोमनाथ मंदिर था, महासागर का जो व्यापार है वह यहाँ से बहुत तेजी के साथ होता था, बहुत सारे बंदरगाह थे, और जो राजा कर्ण है वह अधीनता नहीं स्वीकार करना चाहते थे। इस कारण से भी गुजरात पर आक्रमण किया गया। परिणाम क्या हुआ? गुजरात को लूटा गया और जो राजा कर्ण है उनकी जो पत्नी है कमला देवी, उनको बंदी बनाया गया और बाद में अलाउद्दीन ने रानी कमला देवी से विवाह कर लिया। सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और उस धन से दिल्ली सल्तनत को विकसित किया गया। बहुत लंबे समय तक गुजरात दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया और बाद में जिस मलिक कफूर को बंदी बनाया गया था, इस मलिक कफूर का प्रयोग बहुत सारे दक्षिण भारत के अभियानों में किया जाता है। मलिक कफूर का जो वास्तविक नाम था वह था काफूर हजरम और यह एक हिंदू था, यह आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं जो वारंगल पर आक्रमण हुआ। यह आक्रमण सल्तनत के विस्तार के लिए हुआ। जो सेना के खर्च हैं वह पूरे नहीं पड़ रहे थे, धन की जरूरत थी, और जो वारंगल है वह अपने खजानों के लिए, अपने हीरों के लिए बहुत फेमस था। उस कारण से यहाँ पर आक्रमण किया गया और यहीं से बहुत सारे हीरो को, बहुत सारे बेशकीमती धातुओं को लूटा गया, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है। तो इन सबको लूटा गया, उसके कारण ही यह आक्रमण हुआ था। और यहाँ पर शासक कौन था? काकतीय वंश का यहाँ शासन था और वहां का राजा था प्रताप रुद्र देव द्वितीय। वारंगल पर जीत का एक कारण और भी था, या वारंगल को अधीन करने का एक कारण और भी था। जो होयसल है, मदुरै हैं और पांड्य साम्राज्य है, उनको यदि जीतना था या उन पर किसी तरह का दबाव बनाना था तो जो वारंगल का क्षेत्र है उस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी था। तो विस्तारवादी नीति का आधार प्रदान करने के लिए भी वारंगल को जीता गया। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन अपना विस्तार क्यों करना चाह रहा था? क्योंकि जो बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, उन विद्रोहों को जो दक्षिण भारत के लोग हैं वह कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे थे। तो दक्षिण भारत के जो शक्तिशाली राजा है वह अलाउद्दीन के सामने एक बड़े संकट के रूप में खड़े हो रहे थे और उसको इसने आधार बनाकर दक्षिण भारत में आक्रमण प्रारंभ किए। हालांकि अपने पहले प्रयास में 1303 ईस्वी में यह वारंगल को पूरी तरह से नहीं जीत पाता है, लेकिन जब दूसरी बार प्रयास करता है 1310 में तो वारंगल को यह जीत लेता है। इस जीत के बाद प्रताप रुद्रदेव अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपनी एक सोने की मूर्ति बनाकर और उसके गले में सोने की जंजीर बनाकर आत्मसमर्पण के रूप में मलिक कफूर के पास भेज देते हैं। तो वारंगल इनडायरेक्टली अलाउद्दीन के अधीन हो जाता है। अन्य प्रमुख आक्रमणों को देखें जो अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में किए थे। इनमें आप एक खास चीज ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत के जो अभियान है उनका ज्यादातर नेतृत्व मलिक कफूर ही करेगा। अब हम देखते हैं इन आक्रमणों को। सबसे पहले होयसल साम्राज्य 1311 ईस्वी में, यह कर्नाटक का क्षेत्र है, मतलब जो वर्तमान कर्नाटक है वहीं का यह क्षेत्र है और यहाँ पर शासक था होयसल वंश के राजा वीर मल्लाल तृतीय। कारण क्या था? क्योंकि यह शक्तिशाली और समृद्ध क्षेत्र था, तो आर्थिक लाभ के लिए यहाँ पर आक्रमण किया गया। मलिक कफूर ने इस आक्रमण का नेतृत्व किया और अंततः राजा वीरबल्लाल ने अधीनता स्वीकार कर ली और यह तय किया कि वह एक निश्चित कर देते रहेंगे। राजा बल्लाल देव ने खिलवत, एक मुकुट और एक छत्र, इसके साथ साथ 10 लाख टंकों की जो थैली है या 10 लाख टंके अलाउद्दीन को भेंट किए। इसके बाद हम देखते हैं मदुरै या जो पांड्य राज्य है, यहाँ पर आक्रमण हुआ 1311 में। यह वर्तमान तमिलनाडु का क्षेत्र है और यहाँ पर शासक था सुंदर पांडे और वीर पांडे। कारण क्या था? यहाँ के जो खजाने हैं, संपत्ति है, उन पर अधिकार करना। और अंततः क्या हुआ? पांड्य राजा भाग गए और मलिक कफूर ने यहाँ के संसाधनों को खूब लूटा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि पांड्य साम्राज्य डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आया था अलाउद्दीन के। तो इस तरह से हमने अलाउद्दीन के प्रमुख आक्रमणों को देखा। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।